Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 7th March 2026. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about US gave 30 days waiver to India for buying oil from Russia. Important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. तो करंट न्यूज ये है कि यूएस के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने एक ट्वीट करके बताया कि यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट विल अलाउ इंडिया टू इंपोर्ट ऑयल फ्रॉम रसिया फॉर नेक्स्ट 30 days विदाउट एनी एडिशनल टैरिफ। देखिए, एडिशनल टैरिफ का मामला कुछ ऐसा है कि अमेरिका ने भारत के ऊपर टैरिफ रेट्स लगा दिए 50% अगस्त 2025 में। 25% का एडिशनल टैरिफ लगाया फॉर बाइंग ऑयल फ्रॉम रसिया, क्रूड ऑयल फ्रॉम रसिया। ये एडिशनल टैरिफ लगाया गया जैसा कि मैंने आपको बताया, इसलिए ताकि भारत रसिया से तेल कम खरीदे। फिर फरवरी 2026 में इस साल प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर रिलीज करके वो जो एडिशनल टैरिफ था 25% का फॉर बाइंग क्रूड ऑयल फ्रॉम रसिया, उसको रिमूव किया। उन्होंने कहा कि भारत से हमारी बातचीत हो गई है, डील हो गई है, और उस डील के हिसाब से नाउ इंडिया विल reduce and ultimately stop buying oil from Russia and India will now buy more oil from Venezuela। ये डोनाल्ड ट्रंप ने अपने तरफ से कहा है कि डील हो रही है, बातचीत हो गई है हमारी। ऐसा भारत ने अभी तक ऑफिशियली कंसीड किया नहीं है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने फरवरी महीने में कहा कि बातचीत हो गई है हमारी और अब भारत ने रसिया से तेल खरीदना कम करने का और अल्टीमेटली बंद करने का फैसला किया है और अब हम वेनेजुला का तेल भारत खरीदेगा। इस कारण से जो एडिशनल टैरिफ हमने 25% का लगाया था अगस्त 2025 में, उसको विड्रॉ कर लिया है। उसी कॉन्टेक्स्ट में अब ये ट्वीट आया है कि अभी भारत कुछ दिनों के लिए रसिया से ऑयल खरीद सकता है। यूएस इज अलाउइंग इंडिया टू बाई ऑयल फ्रॉम रसिया, ऐसा कुछ ट्वीट है। और अभी कुछ दिनों तक, यानी कि अगले 30 दिनों तक अगर भारत रसिया से तेल खरीदता भी है तो भारत के ऊपर वो एडिशनल 25% टैरिफ नहीं लगेगा। इसमें जो वर्ड अलाउ यूज कर दिया है इस ट्वीट में, ये थोड़ा डिमीनिंग है भारत के लिए। ऑफ कोर्स इट इज बीइंग क्रिटिसाइज्ड बाय एक्सपर्ट्स एज वेल एज अपोजिशन लीडर्स दैट इट सीम्स टू बी लिमिटिंग सोवरेनिटी ऑफ इंडिया। भाई, अमेरिका कौन होता है हमें अलाउ करने वाला या डिसअलाउ करने वाला कि हम किससे तेल खरीदेंगे, किससे नहीं खरीदेंगे। वी हैव आवर ओन सोवरेन ऑटोनॉमी एंड वी विल डिसाइड कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो ये अलाउ वर्ड को लेकर के थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हुआ है, बट आई होप यू आर गेटिंग द एंटायर सिचुएशन। भारत के ऊपर एडिशनल टैरिफ लगा रसिया से तेल खरीदने के लिए, बाद में टैरिफ हटाया भी गया। अब कह रहे हैं कि आप रसिया से कुछ दिनों के लिए तेल खरीद सकते हैं, 30 दिनों के लिए, हम आपके ऊपर टैरिफ नहीं लगाएंगे। बेहतर शब्द ये हो सकता था कि इंडिया विल नॉट बी सब्जेक्टेड टू टैरिफ, एडिशनल टैरिफ बाय अमेरिका इवन इफ इंडिया डिसाइड्स टू बाई ऑयल फ्रॉम रसिया। दैट वुड बी बेटर वर्ड। ये जो अलाउ वर्ड यूज हुआ इस ट्वीट में, उसको लेकर के ऑफ कोर्स थोड़ा कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन रेज किया है। अब थोड़ा बातचीत करते हैं कि आखिर क्यों यूएस इज गिविंग इंडिया अ वेवर एग्जेम्पशन टू बाई ऑयल फ्रॉम रसिया। तो इसके पीछे का कारण है कि जो वेस्ट एशिया में कन्फ्लिक्ट शुरू हुई है, ईरान के ऊपर पहले बम्बार्डिंग की यूएस और इजराइल ने मिल करके, जवाब में ईरान ने भी जो अमेरिका के एयर एंड नेवल बेसेस हैं इन द नेबरिंग कंट्रीज लाइक यूएई, सऊदी अरबिया, वहां पे बम्बार्डिंग करना शुरू किया है। साथ ही साथ ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये जो चोक पॉइंट है, उसको ब्लॉक कर दिया है। इस कारण से पर्शियन गल्फ से जितना भी ट्रेड होता है वो काफी हद तक रिस्ट्रिक्ट हो गया है। को पार्शियली ब्लॉक कर दिया है ईरान ने। पार्शियली ब्लॉक करने का मतलब बम्बार्डिंग हो रही है, कुछ शिप्स, टैंकर शिप्स भी डिस्ट्रॉय हुए हैं, तो इस कारण से यहाँ पे अभी के लिए मूवमेंट काफी रिस्ट्रिक्ट हो गया है। अब यहाँ से, इस रीजन से खूब सारा क्रूड ऑयल ट्रेड के लिए दुनिया के अलग अलग देशों में जाता है। भारत की अगर बात करें तो भारत का लगभग 55% ऑफ ऑयल comes from this region. 55% of India's oil come from Strait of Hormuz.
तो भारत के अंदर क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ सकते हैं अगर इंडिया ने कोई और सोर्स एक्सप्लोर नहीं किया तो क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने के लिए। इसी कॉन्टेक्स्ट में अमेरिका ने कहा है कि भारत अभी कुछ टाइम के लिए रसिया से तेल खरीद सकता है, अदरवाइज देयर माइट बी सम इकोनॉमिक चैलेंजेस इन इंडिया एज वेल, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक होने के कारण इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। लगभग 20% का जंप आया है इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइसेस में इन लास्ट 1 वीक इटसेल्फ। अगर क्रूड ऑयल के मार्केट की हम बात करें तो 3 मुख्य मार्केट हैं इंटरनेशनल लेवल पे क्रूड ऑयल के लिए। एक है ब्रेंट मार्केट। ब्रेंट मार्केट इज अराउंड द नदर्न यूरोप इन द नॉर्थ सी रीजन, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, और तीसरा मार्केट है दुबई ओमान क्रूड ऑयल। तो ये 3 मेन मार्केट हैं जिनके बेसिस पे यहाँ पे जो रेट होता है क्रूड ऑयल का, उससे दुनिया भर के देशों के अंदर कितना क्रूड ऑयल का प्राइस पे करना होगा उसका पता लगता है। सो मैं फिर से कह रहा हूँ कि दुनिया में 3 मुख्य क्रूड ऑयल मार्केट्स हैं, ब्रेंट क्रूड, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट एंड दुबई ओमान मार्केट। These markets do act as a benchmark for recognizing the rates of crude oil in the global market. उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण है ब्रेंट। तो ब्रेंट की बात की जा रही है कि ब्रेंट क्रूड, 3 तरीके के क्रूड हैं जो 3 अलग अलग मार्केट में बेचे जाते हैं। जैसे हम बात करें ब्रेंट क्रूड की, जो इस एरिया में एक्सट्रैक्ट होता है, नॉर्थ सी रीजन में एक्सट्रैक्ट होता है। ब्रेंट क्रूड की बात करें तो ब्रेंट क्रूड का सल्फर कंटेंट बहुत कम है, 0.37% ही है। जितना कम सल्फर कंटेंट होता है उतना अच्छा माना जाता है, उसको कहा जाता है स्वीट क्रूड। मैंने कुछ दिनों पहले भी न्यूज़पेपर प्रोनाउंसिएशन बताया था। वहीं वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट अमेरिका के अंदर जो मार्केट है उसका सल्फर कंटेंट जो है वो भी कम है, 0.24% है। वही जो दुबई मार्केट का क्रूड ऑयल है उसका सल्फर कंटेंट थोड़ा ज़्यादा है, 1.97%, तो उसको कहा जाएगा सावर क्रूड। तो 3 अलग अलग मार्केट्स में 3 अलग अलग तरीके के क्रूड ऑयल बिकते हैं, सबका अपना क्वालिटी है। यहाँ पे जो क्रूड ऑयल बिकता है वो है सार, थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं है, सल्फर कंटेंट ज़्यादा होने का मतलब उतना अच्छा नहीं है, उसको सार क्रूड कहा जाता है। सल्फर कंटेंट कम होने का मतलब स्वीट क्रूड है। इन 3 मार्केट में जो दाम चल रहा है क्रूड ऑयल का, उसी को देख करके एक अंदाजा लगता है कि इंटरनेशनल मार्केट में तेल के दाम कैसे हो रहे हैं। तो जो सबसे महत्वपूर्ण मार्केट है वो है ब्रेंट क्रूड मार्केट, और वहां पे पिछले 1 वीक में 20% दाम क्रूड ऑयल का बढ़ गया है। इट हैज़ गॉन अप टू $88 पर बैरल। सो दैट इज अ कंसर्न फॉर इंडिया, क्योंकि इंडिया लगभग अपना 80% तक क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। जब हम इंपोर्ट करते हैं 80% तक क्रूड ऑयल, तो जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम आगे जाएंगे, बढ़ेंगे, तो हमारा फॉरेक्स एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। तो दैट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर इंडिया। जैसा कि मैंने आपको बताया, कल के न्यूज़पेपर एनालिसिस में भी हमने यही चर्चा की थी। भारत के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है, तो भारत के अंदर अगर ऑयल की रिजर्व्स की बात करें तो हमारे पास लगभग 50 दिन का ऑयल रिजर्व है। नेशनल फ्यूल रिजर्व की अगर हम बात करें तो यानी कि अगले 50 दिनों तक भी अगर भारत क्रूड ऑयल इंपोर्ट नहीं करता है तो भी हमारा इकोनॉमी सस्टेन कर पाएगा। 50 दिनों में हमारे पास 25 दिन का क्रूड ऑयल है और 25 दिन का पेट्रोल डीजल है, तो अगले 50 दिनों तक हम सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन भारत सरकार ने एक सजेशन दिया है, एक 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 इंस्ट्रक्शन जैसा रिलीज किया है हम सब के लिए। ध्यान से सुन लीजिए, ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से नहीं, इन जनरल भी जरूरी है कि हम लोग अपना फ्यूल थोड़ा सोच समझ करके जुडिशियसली इस्तेमाल करें, चाहे वो पेट्रोल डीजल की बात हो या तो फिर एलपीजी की बात हो। लेट्स नॉट, वैसे कभी भी वेस्ट करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन अभी के टाइम में लेट्स यूज आवर फ्यूल क्वाइट जुडिशियसली, क्योंकि आने वाले टाइम में क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ सकते हैं, इवन एलपीजी सिलेंडर्स के दाम बढ़ सकते हैं, देश में क्राइसिस भी हो सकती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, भारत का 55% क्रूड ऑयल जो है इस एरिया से फ्लो करता है। सो नेचुरली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करना इंडियन इकोनॉमी के लिए इम्पैक्ट कर सकता है। भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ सकता है, क्योंकि क्रूड ऑयल के दाम जब ज़्यादा बढ़ेंगे तो उसी क्रूड ऑयल को खरीदने के लिए हमें ज़्यादा पैसा देना होगा। और साथ ही साथ जब हमारे देश से ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व बाहर जाएगा, देश में डॉलर की कमी होगी, तो डॉलर और महंगा हो सकता है। तो एक्सपेक्टेडली डॉलर कैन गो अप टू 95 रुपीज पर यूएस डॉलर इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स। टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। मेंस में ऐसा सवाल आपसे पूछा जा सकता है विद रिस्पेक्ट टू दिस टॉपिक, ये जो रिसेंट जियोपॉलिटिकल टेंशन है
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे जो इम्पैक्ट करेगा उसका भारत के ऊपर किस किस तरीके से असर पड़ेगा और भारत क्या कर सकता है। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज, इंपॉर्टेंट फॉर हमारे सिलेबस जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। माइग्रेटरी स्पीसीज होते क्या हैं? वो सारे एनिमल्स या बर्ड्स जो एक जगह से दूसरे जगह मूव करते रहते हैं, ऐसे एनिमल्स या बर्ड्स को कहा जाता है माइग्रेटरी स्पीसीज। दे मूव फॉर द सर्च ऑफ फूड, सनलाइट, टेम्परेचर, इटीसी। जैसे हमने एक दो दिनों पहले अमूर फाल्कन की बात की थी, हमने देखा था कि कैसे वो साइबेरिया रीजन से वो फ्लाई करता है टू द अफ्रीकन कंट्रीज ड्यूरिंग द विंटर टाइम इन नदर्न हेमिस्फेयर। तो वो एक एग्जांपल हो गया माइग्रेटरी स्पीसीज का। उसके अलावा और भी कई सारे माइग्रेटरी स्पीसीज हैं, जैसे बार हिटेड गीज, ब्लैक नेक क्रेन, हम्पबैक्ड व्हेल, इस तरीके के देयर आर सेवरल माइग्रेटरी स्पीसीज। कुछ माइग्रेटरी स्पीसीज ज़्यादा माइग्रेट करते हैं, कुछ कम करते हैं। जैसे हम बात करें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की, तो वो उतना ज़्यादा माइग्रेट नहीं करता है, बट उसको भी माइग्रेटरी स्पीसीज में रखा गया है। अब माइग्रेटरी स्पीसीज जो भी हैं उनके कंजर्वेशन के लिए यूनाइटेड नेशंस के लेवल पे एक कानून बनाया गया है, ग्लोबल लॉ, जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशंस ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज। एक इन्वायरमेंटल ट्रीटी है अंडर यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इस कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज, शॉर्ट में कहें तो CMS, इसको बॉन कन्वेंशन भी कहा जाता है क्योंकि CMS का सेक्रेटेरिएट है इन बॉन, जर्मनी। इंडिया इज ऑल्सो पार्टी टू दिस CMS सिंस 1983। कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज के टोटल 133 मेंबर्स हैं। 133 देश दुनिया के इस कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज के सिग्नेटरी हैं। हर 3 साल पे, 2 या 3 साल पे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होती है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जहां पे जो मेंबर कंट्रीज हैं कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज के, वो आपस में मिलते हैं और मिल करके जरूरी मुद्दों पर चर्चा करते हैं कि कैसे माइग्रेटरी स्पीसीज को कंजर्व किया जाए। तो नॉर्मली 2 साल पे, कभी कभार 3 साल पे कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज के जो सिग्नेटरी कंट्रीज हैं वो आपस में मिलते हैं और उसको कहा जाता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी ऑफ CMS। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 15 of CMS will be held this year 2026 में in the March month itself from 23rd March to 29th March. It will be held in Campo Grande, Brazil, under the slogan Connecting Nature to Sustain Life. So इस साल के प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जब ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी बुलाई जाएगी ऑफ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज की, तो इसमें जो महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे वो भी मैं आपको न्यूज़पेपर एनालिसिस में कवर करके बताऊंगा जब ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हो जाएगी, तो बाय द एंड ऑफ दिस मार्च। आपको फैक्चुअली एक और बात याद रखनी है कि 13th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी ऑफ CMS, अभी कौन सा होने वाला है 15th, लेकिन 13th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी ऑफ CMS वाज हेल्ड इन ईयर 2020 एट गांधीनगर, गुजरात। गांधीनगर गुजरात में 13th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई थी, भारत के अंदर हुआ, इसलिए जरूरी है। उस 13th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी में एशियन एलिफेंट, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड बंगाल फ्लोरिकन वेयर इंक्लूडेड इन अपेंडिक्स 1 ऑफ कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज। तो ये अपेंडिक्स का क्या मामला है? देखिए, जो भी इंपॉर्टेंट माइग्रेटरी स्पीसीज हैं उनको 2 कैटेगरी में रखा गया है अंडर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज, अपेंडिक्स 1 एंड अपेंडिक्स 2। अपेंडिक्स 1 में वो स्पीसीज हैं माइग्रेटरी स्पीसीज दैट आर थ्रेटेंड विथ एक्सटिंक्शन, जिनकी पॉपुलेशन लगातार कम हो रही है, जिनके पॉपुलेशन कंजर्वेशन के लिए कोई नेसेसरी स्टेप लेने की जरूरत है। अपेंडिक्स 2 में उन स्पीसीज को रखा गया है जिनके ऊपर अभी कोई खतरा तो नहीं है, लेकिन जिनके पॉपुलेशन को कंजर्व करने के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन की जरूरत है। माइग्रेटरी स्पीसीज दैट नीड और सिग्निफिकेंटली बेनिफिट फ्रॉम इंटरनेशनल कोऑपरेशन, इनका पॉपुलेशन गिर नहीं रहा है बट येट दे नीड टू बी प्रोटेक्टेड। अब जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई थी 13th गांधीनगर गुजरात में, वहां पे इन सारे स्पीसीज को एशियन एलिफेंट, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड बंगाल फ्लोरिकन वेयर मूव फ्रॉम अपेंडिक्स 2 टू अपेंडिक्स 1। मींस अपेंडिक्स 1 में माइग्रेटरी स्पीसीज दैट आर थ्रेटेंड विद एक्सटिंक्शन एंड दे रिक्वायर स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन।
नाउ लेट अस कम टू द करंट न्यूज। करंट न्यूज तो सिंपल ही है, इस यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज से रिलेटेड, कि इस कन्वेंशन के अंतर्गत एक बॉडी है, एक ऑफिस है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज। ये तो कानून है, इस कानून को ओवरसी करने के लिए एक बॉडी बनाई गई है, सेक्रेटेरिएट है, जैसा कि मैंने आपको बताया बॉन में। उसने एक रिपोर्ट पब्लिश की है। उस रिपोर्ट में बताया गया है कि नियरली 49% of the world migratory species are declining in population, while 24% of migratory species are now threatened with extinction. उनके एक्सटिंक्शन का खतरा है। ये जो डेटा है, 49% का पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रहा है, 24% तो एक्सटिंक्शन फेस कर रहे हैं। ये डेटा मेंस में काम आएगा। प्रीलिम्स में आपको समझना है क्या होता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज, कब कब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई, कहाँ सेक्रेटेरिएट वगैरह, ये सब ध्यान रखना है। ये जो डेटा तैयार किया है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज के अंतर्गत आने वाली बॉडी ने, वो डेटा तैयार किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज प्रिपेयर्ड बाय IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, शॉर्ट में इसको कहते हैं IUCN। ये एक इंटरनेशनल NGO है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, विच वर्क्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, और वो एक लिस्ट प्रिपेयर करता है जिसको कहा जाता है IUCN रेड लिस्ट। उसमें अलग अलग स्पीसीज को अलग अलग कैटेगरी में रखा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ थ्रेट फेस बाय देम एज फार एज देयर सर्वाइवल एंड पॉपुलेशन इज कंसर्न। तो जिनके ऊपर कोई खतरा नहीं होता है उनको लीस्ट कंसर्न, थोड़ा सा खतरा है तो नियर थ्रेटेंड, उससे ज़्यादा खतरा तो वल्नरेबल कैटेगरी में, फिर इंडेंजर्ड, क्रिटिकल इंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड एंड देन कंप्लीटली एक्सटिंक्ट। इन अलग अलग कैटेगरीज में IUCN अलग अलग फ्लोराज एंड फौनास को कैटेगराइज करता है। उसी IUCN के रिपोर्ट के बेसिस पे ये CMS की बॉडी ने अपना रिपोर्ट तैयार किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि 49% माइग्रेटरी स्पीसीज की पॉपुलेशन तो डिक्लाइन हो रही है, जबकि 24% आर नाउ थ्रेटेंड विद एक्सटिंक्शन। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2026, अगेन इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस, जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। साल 2013 से फैसला किया गया कि हम लोग 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की तरह सेलिब्रेट करेंगे। हुआ क्या, साल 2013 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 68 सेशन में, दैट वाज हेल्ड इन बैंकॉक थाईलैंड, वहां पे फैसला लिया गया कि वर्ल्ड वाइड अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ 3 मार्च विल बी सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। अब 3 मार्च का सिग्निफिकेंस क्या है? 3 मार्च का इंपॉर्टेंस ये है कि इसी दिन को 1973 में एक इंटरनेशनल कन्वेंशन अडॉप्ट किया गया था, दैट वाज कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, शॉर्ट में कहें तो साइट्स। इसी दिन को 1973 में ये इंटरनेशनल कन्वेंशन साइट्स को अडॉप्ट किया गया था। इसी कारण से 3 मार्च इज कंसिडर्ड टू बी एन इंपॉर्टेंट डे इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, और 3 मार्च को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। साल 2026 का थीम है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे का मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स कंजर्विंग हेल्थ, हेरिटेज एंड लाइवलीहुड। मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट से हेल्थ तो अच्छा होता ही है, वो हमारी संस्कृति का भी हिस्सा है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होती हैं। इस इंटरनेशनल कन्वेंशन के बारे में थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, नाम से जैसा आपको समझ आ रहा है कि जो भी स्पीसीज इनके पॉपुलेशन पे खतरा है, जो इंडेंजर्ड कैटेगरी में, इंडेंजर्ड का मतलब IUCN वाला इंडेंजर्ड स्पेसिफिकली नहीं, जिनका बेसिकली पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है, उन स्पीसीज का इंटरनेशनल ट्रेड पे थोड़ा रिस्ट्रिक्शन हो, इसके लिए ये इंटरनेशनल कन्वेंशन तैयार किया गया, ताकि फ्री अगर अलाउ कर दिया गया इंटरनेशनल ट्रेड तो फिर ये स्पीसीज तो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। तो इसी आइडिया से गाइडेड होकर के इंटरनेशनल कन्वेंशन लाया गया। इसका साइट्स का सेक्रेटेरिएट है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ध्यान रखिए, CMS का कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज का सेक्रेटेरिएट है बॉन में, जर्मनी। साइट्स का सेक्रेटेरिएट है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। इट वाज अडॉप्टेड ऑन 3 मार्च 1973 एंड इंडिया हैज बीन मेंबर ऑफ इट सिंस 1976। इसमें 3 अपेंडिक्स में स्पीसीज को डिवाइड किया गया। अपेंडिक्स 1 में उन स्पीसीज को रखा गया है वो आर थ्रेटेंड विद एक्सटिंक्शन, जिनके पॉपुलेशन के ऊपर बहुत ज्यादा खतरा है, ध्यान नहीं दिया गया तो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। उन स्पीसीज में ट्रेड परमिटेड नहीं है। जो स्पीसीज अपेंडिक्स 1 में मेंशन्ड है उनका ट्रेड अलाउड नहीं है। अपेंडिक्स 2 में
वो स्पीसीज रखा गया है जिनके ऊपर अभी खतरा नहीं है, बट अगर उनको प्रोटेक्ट नहीं किया गया तो भविष्य में खतरा हो सकता है। तो ऐसे स्पीसीज का ट्रेड अलाउड है, उन स्पीसीज का पूरा पूरा ट्रेड या उनसे रिलेटेड बॉडी ऑर्गन्स या बॉडी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स पे ट्रेड अलाउड है, बट इन अ रेगुलेटेड मैनर। अपेंडिक्स 2 में वो स्पीसीज हैं जिनके रिलेटेड प्रोडक्ट्स में ट्रेड अलाउड है, बट इन अ रेगुलेटेड मैनर। अभी खतरा नहीं है लेकिन भविष्य में खतरा हो सकता है। अपेंडिक्स 3 भी है यहाँ पे, इसमें उन स्पीसीज को रखा गया है ना ही जिनके ऊपर अभी खतरा है, ना ही जिनके ऊपर भविष्य में खतरा हो सकता है, येट उनके ट्रेड को रेगुलेट करना चाहता है कोई देश। इस कारण से उसने अपने लेवल पे कुछ सजेस्ट किया है। तो किसी एक देश के सजेशन के बेसिस पे भी कुछ स्पीसीज के ट्रेड में थोड़ा रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, बट ऐसे स्पीसीज जिनके ऊपर कोई खतरा ना है ना कुछ भविष्य में दिख रहा है, बट किसी स्पेशल कंट्री के रिक्वेस्ट पे उस स्पीसीज के इंटरनेशनल ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, तो उस स्पीसीज को रखा जाता है इन अपेंडिक्स 3। इस टॉपिक के बेसिस पे प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज रन दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट डिमांड टू बैन कार्बोफुरान। अगेन इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। कार्बोफुरान होता क्या है? ये बड़ा टॉक्सिक कार्बामेट पेस्टिसाइड होता है। ये बाजार में फुराडान नाम से बिकता है। पेस्टिसाइड है तो मेनली राइस, मेज, सुगर केन या वेजिटेबल्स के क्रॉप्स को पेस्ट से बचाने के लिए, इंसेक्ट से बचाने के लिए इस कार्बोफुरान का इस्तेमाल होता है। अब ये कार्बोफुरान बर्ड्स के लिए, फिशेस के लिए, मैमल्स के लिए बहुत टॉक्सिक हो सकता है। उनके नर्वस सिस्टम को फेल करा देता है, विच कैन अल्टीमेटली लीड टू देयर डेथ। भारत में साल 2020 में कार्बोफुरान के यूज को लेकर के थोड़े लिमिटेशंस के लिए एक रूल्स निकाले गए थे। उस रूल के हिसाब से सिर्फ 3% ऑफ इनकैप्सुलेटेड ग्रैन्यूल कार्बोफुरान कुड बी सोल्ड। मतलब जो भी कार्बोफुरान बाजार में आएगा पेस्टिसाइड के तौर पे, उसमें 3% ही एक्टिव कार्बोफुरान होना चाहिए, 97% इनर्ट मटेरियल होना चाहिए। 3% से ज्यादा एक्टिव कार्बोफुरान नहीं हो सकता। लेकिन उस 3% के कारण भी कई सारे जगहों पे बर्ड्स की डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ कंजम्पशन फ्रॉम एग्रीकल्चरल फील्ड। इसी को लेकर के करंट न्यूज है। असम के अंदर जो इन्वायरमेंट एक्सपर्ट्स हैं, खासकर असम का एक इंपॉर्टेंट एनजीओ है इन्वायरमेंट फील्ड में जिसका नाम है आर्यनक, उसने एक इशू रेज किया है कि वल्चर्स की डेथ हो रही है इन असम बिकॉज ऑफ कंजम्पशन ऑफ कार्बोफुरान। टॉपिक बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज रन दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। Next topic is important from prelims exam perspective. 2 mascots have been adopted for census 2027, Pragati and Vikas. तो 2 मास्कट हैं। विकास द मेल मास्कट, मेल इन्यूमरेटर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मास्कट अडॉप्ट किया गया है जिसका नाम है विकास, और फीमेल इन्यूमरेटर्स सेंसस में जो काम कर रही हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए प्रगति नाम का मास्कट को अडॉप्ट किया गया है फॉर सेंसस 2027। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से याद रखिएगा। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज रन दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। एक्सरसाइज मिलन हेल्ड इन February 2026 इन अंडमान निकोबार आइलैंड, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। कहाँ हुआ था? विशाखापट्टनम में हुआ था। द एक्सरसाइज वाज फर्स्ट कंक्लूडेड इन 1995, दैट इज करेक्ट। इट इज कंडक्टेड एनुअली बाय द इंडियन नेवी, दैट इज also correct. So correct answer will be option B. Article 2 subclause 4 of the United Nations Charter prohibits member state from threatening or using force against the territorial integrity or political independence of another state, and UNSC may authorize the use of force to maintain or restore international peace and security. This is correct. But Article 51 of the UN Charter allows a state to use force in self-defense only after an armed attack occurs. Therefore, the claims of preemptive self-defense without an actual armed attack remains legally debated. That is also correct. So correct answer will be option C. कुर्दिस्तान जो है, दे कुर्दिश लोग जो हैं, दे belong to Anatolian Peninsula and Northern Iraq. Basically Anatolian Peninsula जो है, it belongs to Turkey. PM the project promoting scientific organic agriculture in Northeast India is being implemented under Northeastern Center of Technology. That is correct, under PM Divine scheme. Under this project, 250 masters will be trained across 6 northern states. Each master will guide about 100 farmers covering 100 acres of land. That is also correct. The correct answer will be option C. That's all from our side for today. Thanks for watching.